अशोक का शस्त्र त्याग। यह इतिहास की पृष्ठभूमि से लिया गया यह कहानी है। सम्राट अशोक, जिसे अशोक प्रियदर्शी भी कहा जाता है, यह मौर्य साम्राज्य का सबसे प्रमुख और प्रतापी सम्राटों में से एक है। मौर्य साम्राज्य की स्थापना करने वाला चंद्रगुप्त था, लेकिन चंद्रगुप्त का उत्तराधिकारी जो हुआ वह बिंदुसार था, और बिंदुसार और दुर्धरा दोनों के संबंध से जो पुत्र हुआ इसका नाम पड़ा अशोक। अशोक इतिहास का एक बहुत ही महत्वपूर्ण सम्राट माना गया है, और यह 8 वर्षों तक शासन किया, जिसमें सबसे प्रमुख युद्ध जो लड़ा वह था कलिंग का युद्ध, जो वर्तमान में आज का जो उड़ीसा राज्य है यह प्राचीन काल का कलिंग था। और कलिंग से सम्राट अशोक के पूर्वजों की पुरानी शत्रुता थी। वही शत्रुता को लेकर के सम्राट अशोक ने कलिंग पर चढ़ाई की थी। उसी का यह एक दृश्य है जो एकांकी है, जिसका लेखक वंशीधर श्रीवास्तव है। वंशीधर श्रीवास्तव रचित यह एकांकी अशोक का शस्त्र त्याग, अहिंसा के पक्ष में अपने कथानक का मार्मिक विकास करती है। शांति के पक्ष में सक्रिय होने की शिक्षा देती है। इस लिहाज से पाठ की उपादेयता उल्लेखनीय है। अभिनय, नाटकीय दृश्यों का संयोजन और वाहमयता की दृष्टि से यह पाठ विशिष्ट है, जिसका पहला दृश्य निम्न प्रकार है। पहला दृश्य में दिखाया गया है, एक विशाल मैदान है, जिस मैदान में मगध के सैनिकों की शिविर लगी हुई है, जहां सैनिक ठहरे हुए हैं। बीच में मगध की पताका फहरा रही है। पताका के पास ही सम्राट अशोक का भी शिविर है। संध्या बीत चुकी है, आकाश में तारे चमकने लगे हैं, शिविरों में दीपक जल गए हैं। अपने शिविर में अशोक अकेले टहल रहे हैं, इधर से उधर। उनके मुख पर चिंता की छाया छाई हुई है। वे कुछ सोचते हुए आसन पर बैठ जाते हैं और स्वतः अशोक कहते हैं, आज 4 साल से यह युद्ध हो रहा है और कलिंग आज भी जीता नहीं जा सका है। दोनों ओर से लाखों आदमी मारे गए हैं, लाखों घायल हुए हैं, पर हम आज भी असफल है। क्या होगा इसका परिणाम? इतने में द्वारपाल आते हैं और सिर झुका करके द्वारपाल कहता है, राजन, संवाददाता आना चाहता है। अशोक बोलता है, आने दो। फिर संवाददाता अपनी संवाद सुनाता है, उसका प्रवेश होता है और वह कहता है, महाराज, अशोक की जय हो। शुभ संवाद है। गुप्तचर समाचार लाया है कि कलिंग के महाराज लड़ाई में मारे गए हैं। अशोक प्रसन्नतापूर्वक, खुशी का ठिकाना नहीं रहता है, और इस खुशी के से कहता है, मारे गए हैं तो मगध की विजय हुई? तब वह कहता है, कलिंग जीत लिया गया है। संवाददाता इस सब बात सुनकर के चुप रहता है। फिर जब चुप रहता है तो अशोक बोलता है, बोलते क्यों नहीं हो तुम चुप क्यों हो? संवाददाता धीरे से उत्तर देता है, बोलू क्या महाराज? डर करके। कलिंग दुर्ग के फाटक आज भी बंद है। कलिंग दुर्ग का जो गेट है, मेन गेट, वह आज भी बंद है।
फिर किस मुंह से कहूं कि कलिंग जीत लिया गया है। फाटक खुल जाते तभी तो समझते कलिंग जीता जा चुका है, लेकिन फाटक तो आज भी बंद है। किस मुख से मैं आपको कहूं जे कलिंग जीत लिया गया है। अशोक उत्तेजित होकर के गुस्सा में, कलिंग के फाटक आज भी बंद है? संवाददाता कहता है, हाँ महाराज, कलिंग के फाटक आज भी बंद है। अशोक उत्तेजित होकर के खड़ा हो जाता है। खड़े होते हुए कहता है, बंद है तो खुल जाएंगे। जाओ, जाकर सेनापति से कह दो कि कल सेना का संचालन मैं स्वयं करूंगा। कल या तो कलिंग के दुर्ग के फाटक खुल जाएंगे या मगध की सेना ही वापस अपने राज्य चली जाएगी। जाओ। हाथ से जाने का इशारा करते हुए यह अशोक का संवाद होता है। फिर दूसरा दिन का जो पहलू है, दूसरा दिन जब शुरू होता है तो दूसरे दिन प्रातः काल का समय है। शस्त्र सज्जित अशोक घोड़े पर बैठे हुए हैं। उनके पास उनका सेनापति है। सामने कलिंग दुर्ग है जिसके फाटक अभी भी बंद है। अशोक कहता है, मेरे वीर सैनिकों, आज 4 साल से यह युद्ध हो रहा है, फिर भी हम इस कलिंग को जीत नहीं पाए हैं। उसकी या उसके किसी दुर्ग पर मगध की पताका नहीं फहरा रही है। कलिंग के महाराज मारे जा चुके हैं। उनके सेनापति पहले ही कैद हो चुके हैं, फिर भी कलिंग आत्मसमर्पण नहीं कर रहा है। फिर भी कलिंग आत्मसमर्पण नहीं कर रहा है। आओ, आज हम अपनी मातृभूमि को शपथ लेकर के प्रण ले, मातृभूमि की शपथ लेकर प्रण करें कि या तो हम कलिंग के दुर्ग पर अधिकार कर लेंगे या फिर सदा के लिए मृत्यु की गोद में सो जाएंगे। मतलब आर पार की आज लड़ाई लड़ेंगे। यह सम्राट अशोक का संदेश था अपने सैनिकों के लिए। सब सैनिक उत्तेजित होकर के दुगुने उत्साह से तलवार खींचकर स्लोगन करता है, मगध की जय, सम्राट अशोक की जय। सहसा, सहसा का मतलब होता है अचानक। सहसा दुर्ग का फाटक खुल जाता है, मतलब अचानक वह दुर्ग का फाटक खुल जाता है। सब आश्चर्य से उधर देखने लगते हैं। उनकी तलवारें खिंची की खिंची ही रह जाती है। शस्त्र सज्जित स्त्रियों की विशाल सेना फाटक के बाहर निकलने लगती है। सेना के आगे पुरुष भेष में एक वीरांगना स्त्री है जो सैनिक भेष में साक्षात चंडी सी दिखाई देती है, दुर्गा सी दिखाई देती है। यह कलिंग महाराज की कन्या पद्मा है। स्त्रियों की सेना अशोक की सेना से कुछ दूरी पर आकर रुक जाती है। अशोक के सिपाही मंत्रमुग्ध होकर देखते रह जाते हैं। अशोक भी यह सब दृश्य देखकर चकित रह जाते हैं। पद्मा कहती है आगे बढ़कर अपनी सेना से, बहनों, तुम वीर कन्या हो, तुम वीर कन्या हो, वीर भगनी और वीर पत्नी हो। मुझे तुमसे कुछ नहीं कहना है। जिस सेना ने तुम्हारे पिता, तुम्हारे भाई, पुत्र और पति की हत्या की है वह तुम्हारे सामने खड़ी है। चुप रहो। आज उसी से तुम्हें लोहा लेना है। तुम प्रण करो, अपने आप में प्रण करो कि जननी जन्मभूमि को पराधीन होते देखने के पहले तुम सदा के लिए अपनी आंखें बंद कर लेगी। मतलब मेरा कलिंग जननी जो है यह गुलाम होगी, उससे पहले हम युद्ध लड़ के मर जाएंगे, हमेशा के लिए सो जाएंगे। अशोक कहता है, स्वतः यह कौन है? यह कौन है? क्या साक्षात दुर्गा है? कलिंग की रक्षा करने के लिए
युद्ध भूमि में उतर आई है क्या? शेष सैनिक भी सभी स्त्रियां हैं। क्या स्त्रियों से भी युद्ध करना होगा? क्या अशोक को स्त्रियों का भी वध करना होगा? ना, मैं स्त्रीवध नहीं करूंगा, मैं स्त्रीवध नहीं करूंगा। मुझे विजय नहीं चाहिए, मुझे ऐसे विजय नहीं चाहिए जिसमें मुझे स्त्री को वध करना पड़े। हत्या, मृत्यु, वध, तीन चीज होता है। जब पापी व्यक्ति को मारते हैं तो वध कहलाता है। जब किसी को असामयिक मार देते हैं या कोई मार देता है तो हत्या कहलाता है। और जब व्यक्ति की नेचुरल डेथ होती है, नेचुरल मृत्यु होती है, तो वह मृत्यु कहलाती है। मैं यह पाप नहीं करूंगा, मैं शस्त्र नहीं चलाऊंगा। अशोक कहता है, सैनिकों, स्त्रियों पर हाथ नहीं उठाना। आगे बढ़ करके, तुम कौन हो देवी? सम्राट अशोक स्वयं कहते हैं, तुम कौन हो देवी? फिर पद्मा का जवाब आता है, मैं कलिंग महाराज की कन्या हूं, मैं हत्यारे अशोक की सेना से लड़ने आई हूं, मैं हत्यारे अशोक की सेना से लड़ने आई हूं। जब तक मैं हूं, मेरी ये वीरांगनाएं हैं, कलिंग के भीतर कोई पैर नहीं रख सकता है। कहां है अशोक? कहां है मेरे पिता का हत्यारा? मैं उससे द्वंद्व युद्ध करना चाहती हूं। यह बात पद्मा स्वयं अशोक को ही कह रही है, क्योंकि इसके सामने अशोक ही हैं। फिर अशोक उत्तर देता है, अशोक तो मैं ही हूं राजकुमारी, अशोक तो मैं ही हूं राजकुमारी, दोषी मैं ही हूं। परंतु तुम स्त्री हो, तुम्हारी सेना भी स्त्रियों की है, मैं स्त्रियों पर शस्त्र नहीं चलाऊंगा। पद्मा कहती है, क्यों महाराज? प्रश्न करती है, क्यों? अशोक कहता है, शस्त्र की आज्ञा, मतलब यह शस्त्र चलाने की आज्ञा हमारे शास्त्र नहीं देता है राजकुमारी। तब पद्मा का उत्तर होता है, मैं शास्त्र की आज्ञा, और शास्त्र की आज्ञा है कि तुम निरपराधियों की हत्या करो। शास्त्र की आज्ञा है कि तुम अपनी विजय लालसा पूरी करने के लिए लाखों माताओं की गोद सोनी कर दो, लाखों स्त्रियों की मांग का सिंदूर पोंछ दो, फूक दो उस शास्त्र को, फूक डालो वैसे शास्त्र को जो तुम्हें यह सिखाता है। मैं तुमसे शास्त्र सीखने नहीं आई हूं, शास्त्रों के युद्ध, शस्त्रों के युद्ध करने आई हूं। यहां शास्त्रार्थ नहीं है, यहां युद्ध भूमि में शस्त्र चलेगा। तुम हत्यारे हो, मैं अपनी बलि चढ़ाकर भी तुम्हारी खून की प्यास बुझाने आई हूं। अपने सिपाहियों से कहो कि तलवार उठाए। कलिंग की स्त्रियां तुमसे कुछ नहीं चाहती है युद्ध के सिवा, केवल युद्ध चाहती है, केवल युद्ध। अशोक सिर झुका लेते हैं, अशोक सिर झुका लेते हैं। फिर पद्मा, क्यों सिर क्यों झुका लिए महाराज? मैं युद्ध चाहती हूं, केवल युद्ध। आज आपके भीषण युद्ध की पूर्ण आहुति होगी। अशोक कहता है, बहुत हो चुका राजकुमारी, मैं अब युद्ध नहीं करूंगा, कभी युद्ध नहीं करूंगा, अपने भविष्य में भी युद्ध नहीं करूंगा। और तलवार नीचे फेंक देता है। फिर पद्मा कहती है, यह क्या महाराज? अशोक अपने सैनिकों से कहता है, तुम भी अपनी तलवारें नीचे फेंक दो। आज से अशोक तुम्हें कभी किसी पर आक्रमण करने की आज्ञा नहीं देगा। फेंक दो अपनी तलवारें। सभी सैनिक अपनी अपनी तलवारें फेंक देते हैं। अशोक सिर झुकाकर, तो लीजिए राजकुमारी, बदला लीजिए। मैं अपराधी हूं, जिस अशोक ने लाखों का सिर काटा है और जिस अशोक का सिर आज तक किसी के आगे नहीं झुका है, वह आपके आगे नतमस्तक है। काट लीजिए इस सिर को। मैं हथियार नहीं उठाऊंगा, मेरी प्रतिज्ञा
अटल है। अशोक सिर झुकाकर खड़े हो जाते हैं। पद्मा कहती है, तो जाइए महाराज, स्त्रियां भी निहत्थों पर वार नहीं करेगी। आप अपनी प्रतिज्ञा की रक्षा के लिए जीवित रहिए। पद्मा अपनी स्त्रियों की सेना के साथ वापस अपने दुर्ग में चली जाती है। तब जाके यह इस एकांकी का तीसरा दृश्य शुरू होता है। तीसरा दृश्य, अशोक और उसके सभी सरदार पीले वस्त्र धारण किए हुए हैं। उनके सामने एक बौद्ध भिक्षु बैठे हुए हैं। बौद्ध भिक्षु कहता है अशोक से, कहो मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि, फिर अशोक बोलता है मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि, फिर भिक्षु कहता है जब तक मेरे शरीर में प्राण रहेंगे। अशोक बोलता है जब तक मेरे शरीर में प्राण रहेंगे तो अहिंसा ही मेरा धर्म होगा। अशोक कहता है हिंसा ही मेरा धर्म होगा। बौद्ध भिक्षु, मैं सबसे प्रेम करूंगा और मेरी करुणा का सदा व्रत आप सबको मिलेगा। मैं सबसे प्रेम करूंगा और मेरी करुणा का सदा व्रत आप सबको मिलेगा। बौद्ध भिक्षु, प्रतिज्ञा करो कि मैं जब तक जीवित रहूंगा अपनी प्रजा की भलाई करूंगा, सब प्राणियों को सुख और शांति पहुंचाने का प्रयत्न करूंगा, सब धर्मों की समान दृष्टि से देखूंगा। अशोक यही बात दोहराता है। फिर अंतिम में बौद्ध भिक्षु कहता है, बोलो, बुद्धम शरणम गच्छामि, धर्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। यही बात अशोक दोहराता है। अब बुद्धम शरणम गच्छामि का मतलब बुद्ध के शरण में नहीं, बुद्धि के शरण में जाओ, ज्ञान की शरण में जाओ। और कहा जाता है जब सम्राट अशोक बौद्ध धर्म स्वीकार किए तब बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में अपने राज का खजाना खोल दिया था। बहुत सारे स्तूप बनवाए, बहुत सारे बौद्ध मंदिर बनवाए। इस तरह यह जो साम्राज्य था उसके बाद धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगा और उसके बाद इस साम्राज्य का पतन प्रारंभ हुआ। सम्राट अशोक के बौद्ध धर्म को स्वीकार करने से सम्राट अशोक के एक पुत्र था महेंद्र, पुत्री थी संघमित्रा, जो दोनों को सम्राट अशोक ने श्रीलंका तक भेजा था बौद्ध धर्म को प्रचार के लिए। और भिन्न भिन्न देशों में इन्होंने बौद्ध धर्म का भी प्रचार करवाया था, जो बौद्ध धर्म आज बहुत सारे देशों में फल फूल रहा है।